हेलो 11th क्लास। हमने कल खनिज पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सेल। ठीक है, रॉक्स, जिसको पहाड़ या चट्टान भी बोल सकते हैं। तो रॉक्स मतलब क्या होता है, जो सेल है ना, इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि एक से अधिक जो खनिज है ना, उसके मेल से जो बनता है, जो पत्थर बड़ा होते होते वो चट्टान बन जाता है, तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें या तो कठोर मिट्टी हो, चीका मतलब नरम मिट्टी हो, रोड़ी हो, या महीन मिट्टी हो, कैसा भी हो, वो जब जम के इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, सेलों का वर्गीकरण किस आधार पर करना है, देखो कि सेलों को तीन भागों में बांटा गया है। एक पहला तो है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी अथवा तलछटी सेल, थर्ड है रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल। आग्नेय सेल का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पिछला चैप्टर में बताया है। जो आग्नेय का मतलब क्या होता है, आग। और आग क्या है, जैसे जो ज्वालामुखी से निकलता है ना तरल लावा, आग की तरह बिल्कुल गर्म होता है जो, तो वो बाहर निकलने के बाद जब वो ठंडा होता है, तो ठंडा होने पे मतलब जब धीरे धीरे जब जमने लगता है ना, तो वो भी एक सेल का रूप ले लेता है, पहाड़ का रूप, पर्वत के रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो जो बाहर निकलता है ना, जो लावा, उसका तापमान कितना होता है, लगभग 60 से 100। इसका जो स्पीड कितना होता है, 60 से 100 किलोमीटर तक की गहराई से होते हुए ये बाहर निकलता है धरातल की तरफ। इतना स्पीड से ये बाहर निकलता है। ठीक है, और इसका हमने तापमान पढ़ाया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये आपको पिछला चैप्टर भी पढ़वा दिए थे, अग्नेय सेल क्या है, अब आ गया समझ में। नेक्स्ट है अपना आपका अग्नेय सेलों का वर्गीकरण, और इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कैसे, फर्स्ट है रासायनिक संगठक के आधार पर अग्नेय सेलों का वर्गीकरण, यानी जो मतलब जो गैस वगैरह मैग्मा है, उसके साथ गैस वगैरह भी निकलती है ना, तो इसका क्या है, भूगर्भ में निकलने वाले मैग्मा के रासायनिक विभेदन के आधार पर दो प्रकार के अग्नेय सेल मानी जाती है। इसके नाम है मैफिक तथा फेल्सिक। मैफिक क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम खनिज होता है, जिसमें लोहा तथा मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, और फेल्सिकी का अग्नेय सेल के फेल्सपार, इसमें क्या होता है, फेल्सपार अधिक होता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम तथा पोटेशियम के साथ एल्यूमिनियम के सिलिकेट की प्रचुरता ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम के सिलिकेट की प्रचुरता, यानी ये जो है ना एल्यूमिनियम के सिलिकेट का जो एल्यूमिनियम है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड है गठन के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। अब गठन का मतलब क्या होता है, उसका जो रूपरेखा है, ढांचा है, वैसा आग्नेय सेलों के गठन के अर्थ इनमें उपस्थित खनिजों के क्रिस्टलों के आकार तथा गठन है। क्रिस्टल का जो उसके अंदर जो जमा हुआ मैग्मा जम करके छोटे छोटे क्रिस्टल बन गया, उसका आकार कैसा है, उसके आधार पे इसको बांटा गया है। इन सेलों में क्रिस्टलों का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर है। अगर जैसे कम तापमान है, कम तापमान में अगर ठंडा हो रहा है तो वो बड़ा बनेगा, और जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है तो वो छोटा बनेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है ना, उसमें आकार बड़ा हो जाता है। जब मैग्मा अति शीघ्र ठंडा होता है तो प्राकृतिक कांच अथवा ग्लास की उत्पत्ति है। और जब मैग्मा जो है बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है ना, तो उसमें क्या बनता है, प्राकृतिक तरीके से कांच और ग्लास बनता है। ठीक है, यह क्रिस्टल विहीन होता है, इसमें क्रिस्टल नहीं होता है। अधिक गहराई पर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि मैग्मा के चारों ओर से घेरने वाली शैलें उष्मा के निष्कासन में बाधा डालती है। जो उष्मा जो बाहर आ रही है ना, उसको क्या करती है, रोक के रखती है, कि भाई मतलब निकलने का तो एक ही रास्ता है, चारों तरफ से उसका मुंह मतलब बंधा हुआ होता है ना, कुएं की तरह वैसे, क्योंकि उसकी उष्मा का हास्य वायुमंडल अथवा ऊपर स्थित समुद्र तल में शीघ्रता पूर्वक होता है। जो उससे जो गर्मी जो निकल रहा है, वायुमंडल में जाकर के क्या होता है, समुद्री तल से शीघ्र अतिशीघ्र उसको क्या हो जाता है, जो गर्मी है चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाता है, और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अवसादी अथवा तलछटी सेल। ठीक है, यद्यपि अवसादी सेल भूपर्पटी के ऊपरी आयतन का केवल 5% ही बनाती है। जो अवसादी सेल है ना, जो भूपर्पटी जमीन का जो धरती का ऊपरी तय है, केवल 5% है, और तो भी ये पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग को घेरते हुए है। ये अपना पूरा आयतन तो इसका 5% है। ठीक है, लेकिन ये जो पृथ्वी है
इसको कितना जगह में फैले हुआ ये 75% भाग में, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि ये चट्टानें अग्नि चट्टानों की तुलना में बहुत ही कम है। अग्नि चट्टान मतलब जो ये है ना चट्टान, ये ज्यादा है और ये बहुत ही कम है। इसका तात्पर्य यह है कि ये चट्टानें अग्नि चट्टानों की तुलना में बहुत ही कम है, परंतु पृथ्वी के तल पर ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। कम तो है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर बहुत फैली हुई है। संक्षेप में अगर हम बोला जाए तो क्या बोलेंगे, अवसादी शैलें अपने महत्व को केवल विस्तार तक ही सीमित रखती है, ना कि भूपृष्ठ की गहराई के लिए। वो केवल ऊपर ऊपर ही विस्तार रखती है, वो अंदर की तरफ जो जा रहा है ना नीचे की तरफ, उसको उस पर वो ज्यादा ध्यान ना करती है। तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती है जिन्हें अनाच्छादन की साधन, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, नदी, हिम नदी, वायु आदि द्वारा अनाच्छादन, मतलब जैसे एक जगह से उड़ के घर्षण करते हुए बह रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह एक दूसरे से घर्षण करते हुए, उसको बोलते हैं हम लोग अनाच्छादन, ठीक है। निम्न प्रदेशों में ही निम्न प्रदेशों में ही अनाच्छादित पदार्थ को तलछट कहते हैं। यह तलछट परत के रूप में एकत्रित होता है। इस प्रकार एक परत के ऊपर दूसरी परत बिछ जाती है। तो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर हो जाती है, ठीक है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परत दर परत। कालांतर मतलब बहुत समय के बाद जो दाब उस पर पड़ता है, ये मिट्टी का या किसी का जैसे चलने फिरने का, या कुछ नहीं तो हवा का भी दाब, बारिश होता है उसका दाब, जिससे चट्टाने, और वो क्या हो जाता है, बैठते बैठते धीरे धीरे क्या हो जाता है, अवसादी चट्टान, जिसे तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं, ऐसा चट्टान बन जाता है। जैसे आप देखो कई बार एक जगह मिट्टी का ढेर है, ठीक है, आप यहाँ से खोद के मिट्टी 2 तसला कहीं और जमा कर दो, उसमें थोड़ा दिन पानी डालते रहो, उस पर पैर मारते रहो, तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। उसको फिर कस्सी भी मारो ना, उसको छोड़ दो थोड़ा सूखने, तो कस्सी मारो तो कस्सी भी नहीं लगता है, तो वो क्या चट्टान की तरह बिल्कुल मतलब टाइट हो जाता है। तो उस तरह से जो बना हुआ होता है ना प्राकृतिक तरीके से जो चट्टान, उसको तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बलुआ पत्थर या खड़िया अवसादी शैलों के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो बलुआ पत्थर और खड़िया अवसादी जो शैल है, जो पहाड़ है, चट्टान है, उसका 2 उदाहरण है। क्या, बलुआ पत्थर बालू के कणों से बनते हैं। बलुआ पत्थर के नाम से ही पता चल रहा है जो बालू के कण से बनता है, जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं ना, वैसे। खड़िया करोड़ों सूक्ष्म जीवों के छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनता है। और ये देखो, ये हो गया आपका, ये तो हो गया बलुआ, जो बालू जो रेत होता है, वो रेत को मिल जुड़ करके जो बनता है उससे बलुआ पत्थर बन जाता है। और खड़िया क्या होता है, जो करोड़ों सूक्ष्म छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो हमारे आंखों से भी नहीं दिखते हैं, उन जीवों से छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसको चूना, उससे चूना अवशेष बनता है, ठीक है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीपों के अनुकूल क्षेत्रों तथा महासागरों के आदि स्थलों पर अवसाद की मोटी परतें जम जाती है। ये जो है ना, जैसे जमीन है, भूवैज्ञानिक इतिहास का महाद्वीप के अनुकूल, वो बताते हैं। अब हम और आप तो नहीं गए, तो उन्होंने निरीक्षण किया, तो उन्होंने बताया क्या, इन सभी चीज से क्या होता है, महासागरों में ये छोटा छोटा मतलब परत दर परत ये जमता जाता है। जब नदी स्थलीय भाग से समुद्र में, जब नदी है ना बहते हुए समुद्र में जाकर के मिलती है, तो क्या होता है, जो सबसे भारी चीज क्या होता है, कंकड़ पत्थर, वो सबसे नीचे बैठता है। उसके बाद रेत उससे थोड़ा सा हल्का होता है, तो कंकड़ पत्थर के बाद रेत आता है। फिर रेत के बाद जो है जैसे चीका, उसके अंत में क्या, रेत के बाद फिर क्या आता है, चीका, वो बिछाती है, जिससे अधिक गहराई पर जीवाशेष जिसमें मिलते हैं। निरंतर तर पर, जैसे देखो ये है ना, ये वाला जो सबसे भारी है, ये देखो सबसे भारी है, सबसे नीचे जाएगा, उसके बाद बालू आएगा, उसके बाद ऊपर कीचड़ आएगा, फिर प्रणीज निक्षेप होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये फिर इस पे दाब पड़ता जाएगा ना, जैसे यहाँ ये तो दिखा तो रहा नीचे से, लेकिन ये समुद्र का तल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिर उसके ऊपर जैसे मिट्टी के ऊपर दाब लगता है, तो इसके ऊपर भी दाब लगता है। ऊपर से जब दाब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, समुद्री चट्टानों में लाल तलछटी चट्टान, उसमें क्या होता है, फिर तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, फिर समुद्री चट्टानों में लाल मिट्टी, सिंधु पंख तथा प्रवालों द्वारा निर्मित चट्टानें
प्रमुख होती है इसमें से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर मूंगे की दीवार इसी प्रकार बनी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपका जैसे ही नई परतें बनती है, जैसे जब ये बन गया तो इसको दबने के बाद जब दूसरा परत इस पे चढ़ता है ना, तो पुराने परतें जो है क्रमशः नीचे दब जाती है। जब इसके ऊपर और वजन पड़ता है और मिट्टी आता है दोबारा, फिर दोबारा कंकड़ पत्थर आता है, तो ये नहीं कि कंकड़ पत्थर यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा, नहीं, ये जो रेत के ऊपर जो अवसाद बिछा हुआ है उसके ऊपर वो फिर ये बैठ जाता है, ये कंकड़ पत्थर जब अगले साल आएगा तो उससे क्या होगा कि दोबारा निरंतर ऊपर से क्या पड़ता रहेगा, उस पर दाब पड़ता रहेगा और अवसाद से जल निकल जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि जो पानी इसमें जो पानी होगा ना, वो दाब की वजह से, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो या किसी चीज को दबाते हो, साग है या कुछ भी है, हाथों से निचोड़ते हो तो कैसा होता है, पानी निकलता है ना, तो सेम वैसे ही परिणाम स्वरूप क्या होता है, अवसाद अधिक ठोस व मजबूत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अधिक ठोस और मजबूत हो जाता है, जिससे कि क्या बन जाता है, चट्टान वगैरह बन जाता है और इसी से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को शिली भवन कहते हैं। ठीक है। कभी कभी अवसादों में निक्षेप के पश्चात रासायनिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की सभी प्रक्रियाएं जो अवसादों को उनके ठोस शैल में परिवर्तित होने के दौरान प्रभावित करती है। प्रसंघनन, और इसको हम लोग जो क्रिया है सारा इसको क्या कहते हैं हम, प्रसंघनन कहलाती है। ठीक है। अब आपको कल अवसादी शैलों का वर्गीकरण ये पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। अभी आप इसको रिवाइज भी कर लेना घर पे अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक।